हेलो स्टूडेंट्स, आज आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में आपने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, तो पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर लें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन you can write a solution which does not obey Raoult's law is called a non-ideal solution। जब राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको याद रखना है, फर्स्ट ए एंड बी इंटरेक्शंस डज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शंस। सेकेंड पॉइंट आपका हो सकता है डेल भी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड में डेल एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। फोर में आपका होगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर डज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। फिफ्थ में आप लिख सकते हैं पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब देखिए सब जगह डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो जब डज नॉट इक्वल टू होगा तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो लेस देन हो सकता है या चाहे ग्रेटर देन हो सकता है। तो ग्रेटर का अगर साइन लगे तो वह राउट लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और लेस देन का अगर साइन लगा हुआ हो तो समझिए कि निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। यानी कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक निगेटिव डिविएशन वाले। नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा। सिंपली आप पॉजिटिव डिविएशन लिख लें फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा होगा निगेटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट लॉ से कैसा डिविएशन शो करे, निगेटिव फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब बारी बारी से एक एक करके हम पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन को समझेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। पहला आपका हो गया टाइप में नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसको याद रखना है। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है
और इसी का सारा खेल है। इसके खेल को अगर आप समझेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि कब आइडियल होगा, कब पॉजिटिव डिविएशन होगा, कब निगेटिव डिविएशन होगा। तो यह खिलाड़ी नंबर 1 है कौन? ए एंड बी इंटरेक्शन अगर ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन हो, क्या हो? ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शंस, यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे ढंग से कि ए बी इंटरेक्शन जो हो, ए बी इंटरेक्शन अगर लेस देन ए एंड बी बी हो तो निश्चित रूप से नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन को क्या करेगा? शो करेगा। तो मेन आपका रोल इसी का है, इंटरेक्शन का। सोल्यूशन में अगर इंटरेक्शन सेम है तो आइडियल, सोल्यूशन में अगर इंटरेक्शन डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव डिविएशन, सोल्यूशन में अगर इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है तो निगेटिव डिविएशन। ए बी बता रहा है सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में। तो ए बी इंटरेक्शन अगर ए या बी इंटरेक्शन से अगर कम है, सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह पॉजिटिव डिविएशन क्या करेगा? शो करेगा। अब देखिए इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सारा खेल इसी का है, इस पर अगर ध्यान देंगे सब बात समझ जाएंगे। देखिए इसमें दूसरा चीज होगा, अब देखो हम बताना चाहेंगे कि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कैसे आपका घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। सपोज कीजिए कि एथेनॉल प्लस एसीटोन सॉल्यूशन है। एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं, C2H5OH, एसीटोन का होता है CH3COCH3। आप जानते हैं कि एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में कौन बॉन्ड हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। किस मॉलिक्यूल के बीच में? एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी इधर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। लेकिन जब एथेनॉल में आप एसीटोन मिलाएंगे, एक भारी भरकम सब्सटेंस को आप इसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है यह है एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, माने यहाँ पर आकर के क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा। ये भारी भरकम मॉलिक्यूल अगर इसके बीच में जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन रहा है वहाँ पर अगर चला आए तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब इस एसीटोन मॉलिक्यूल के आने के कारण ये जो आपका बॉन्ड है ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो बताओ कि जब ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्वाभाविक है कि सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह डिक्रीज करेगा। मेरी बात फॉलो कर रही है? इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है? बंधे हुए हैं। जब इसमें एसीटोन आप ऐड करेंगे तो एसीटोन मॉलिक्यूल एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच चले आते हैं। कंसीक्वेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही मेन इसका फंडा है, विशेष इसमें कोई और दूसरी बात नहीं है। तो सॉल्यूशन में जो भी इंट्रैक्शन आपका कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो वह पॉजिटिव डिविएशन को क्या करेगा? शो करेगा। अब इधर मिटा देना। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है डेल बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पॉजिटिव होगा। इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ही आधार पर। देखिए एक्चुअली होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए कि एक कंपोनेंट आपका है ए और इसका वॉल्यूम कितना है Va, दूसरा आपका कंपोनेंट है बी और इसका वॉल्यूम आपका क्या है Vb है। अब इसको आपने मिक्स कर दिया तो यहां पर एक सॉल्यूशन आपका बना, ठीक है। अब आप पाएंगे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका वॉल्यूम होता Va प्लस Vb, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी सॉल्यूशन हम करते रहे, मेरी बात फॉलो कर रहे हो। यहाँ पार्टिकल के बीच डिस्टेंस है, यहाँ पार्टिकल के बीच डिस्टेंस है। अगर ऐसा ही डिस्टेंस यहाँ भी होता सॉल्यूशन में तब तो उसका वॉल्यूम होता Va प्लस क्या Vb, आइडियल सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन चूंकि सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है तो पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाएंगे और दूर होने के कारण सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप डेल यहाँ पर क्या है V सॉल्यूशन ग्रेटर देन आपका है Va प्लस Vb, माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो इस स्थिति में डेल भी मिक्सिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, माइनस बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन क्या है 0। ये निश्चित रूप से ग्रेटर देन कितना होगा 0 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन वाला। ये आपका आइडियल माने सॉल्यूशन अगर आता तो इसका वॉल्यूम इतना होता, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर गया, तो आइडियल वैल्यू से जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ कि जब चेंज निकालेंगे वॉल्यूम का तो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव? तो निश्चित कहेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यानी कि A का और B का वॉल्यूम अगर तुमने 25 ml A ले लिया, 25 ml B ले लिया, तो अब 50 ml नहीं बनेगा सॉल्यूशन, 50 ml से थोड़ा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो जब चेंज निकालेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हैं V डेल V मिक्सिंग ग्रेटर देन कितना 0, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर गया, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा दूर हो गए। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का तो जब चेंज निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट, डेल H मिक्सिंग यह भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। यहां भी इंट्रैक्शन का ही खेल है, इंट्रैक्शन के द्वारा ही इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसा आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा था। देखिए इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि आपका A इंट्रैक्शन है, B में लिक्विड B में B इंट्रैक्शन हो रहा है, और सॉल्यूशन में आपका कैसा इंट्रैक्शन है, AB इंट्रैक्शन है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ
2 आ जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये दोनों में स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, माने सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लग रहा है। मान लो देखिए कि इसको ब्रेक करने में सपोज कीजिए कि 10 जूल एनर्जी लगा, इसको ब्रेक करने में सपोज कीजिए कि 10 जूल लगा, लेकिन यह फोर्स आपका यहाँ पर कम हो जा रहा है। सोल्यूशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो ए बी बनने पर जो एनर्जी आपका रिलीज होगा 10 से तो कम ही होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 6 जूल जो एनर्जी है एक ए बी बॉन्ड बनने पर आपका रिलीज होगा। और टोटल यदि कितना है 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 6 से, यानी रिलीज एनर्जी हो गया कितना 12 जूल। यह कैसा एनर्जी, ये आपका रिलीज। और टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी कितना हो गया, टोटल जो आपका एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब एनर्जी ये हो जाएगा 22। मेरी बात को किया। देखिए एक्चुअली होगा क्या कि जैसे ए या बी को आप मिक्स करेंगे तो नया इंट्रैक्शन आपका क्या होगा, शुरू होगा, नया बॉन्ड बनना शुरू होगा, एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, अब वह एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में आपका लग जाता है। तो निकला एनर्जी 12 जूल और चाहिए तोड़ने के लिए कितना 20 जूल। तो बताइए कि 8 जूल एनर्जी आपका कम है ना, तो 8 जूल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है लगेगा तो वह कहाँ से, बाहर से आपको सप्लाई करना होगा। यानी कि इस प्रोसेस में आपका हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और हीट जब एब्जॉर्ब होगा तो एंथैल्पी का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि सोल्यूशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया इसका मतलब ये थोड़ा अनस्टेबल हुआ। और अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से वहाँ पर एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। आप जानते हैं ना कि एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई। तो डेल एच मिक्सिंग निकालेंगे तो इतना आपका मान लीजिए कि एब्जॉर्ब हुआ और इतना रिलीज हो गया, तो कितना ओवरऑल एब्जॉर्ब हुआ, 8 जूल जो एनर्जी होगा इस प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और निश्चित रूप से एंथैल्पी का जो साइन होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होगा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सोल्यूशन में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर कंपोनेंट ए में आप देखें तो उसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के आधार पर जब आइडियल सॉल्यूशन होता तो पी नॉट ए एक से लिख सकते थे, लेकिन और बी का राउल्ट्स लॉ पर निकालेंगे तो पी नॉट बी एक्स बी, दोनों को जोड़ देंगे तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सोल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स घट गया तो स्वाभाविक है कि माने वेपर बनने का जो टेंडेंसी है वो तो बढ़ जाएगा ना, ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप पढ़ेंगे ना पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यह तो आइडियल वेपर प्रेशर हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में चूंकि इसको हम थ्योरेटिकल मानेंगे, ये आपका थ्योरेटिकल है और ये आपका सपोज कीजिए कि एक्सपेरिमेंटल है।
एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब PS बराबर नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो आइडियल सोल्यूशन हो गया। PS आपका ग्रेटर देन क्या होगा, P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज कर गया तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा प्रत्येक कंपोनेंट का सोल्यूशन में, वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, राउल्ट्स लॉ के द्वारा जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे आपका ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? ये भी जो इंट्रैक्शन है वो कम है ना, किससे, ए से और आपका बी से है। तो इसका मतलब है, अब चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्या, कि एस्केपिंग टेंडेंसी of both components A and B are increased, showing greater vapor pressure than expected value from on law, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर है उससे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वेपर आसानी से बनेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका घट गया तो वेपर आसानी से बनेगा। वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट में क्या होगा, फिफ्थ नंबर में आप लिख सकते हैं PA ग्रेटर देन P नॉट A x A, PB ग्रेटर देन P नॉट B x B और PT ग्रेटर देन P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल वेपर प्रेशर से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा, आइडियल से इंक्रीज करेगा। इसका मीनिंग यही हुआ, समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, वेपर तो मान लीजिए कि ज़्यादा बन रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो आइडियल वाला जो लाइन है उसके ऊपर ग्राफ होगा कि नीचे होगा, तो निश्चित आप बताएंगे कि ऊपर होगा, क्योंकि वेपर यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ग्राफ कैसा होगा 6 नंबर पॉइंट में, यहाँ x ले लीजिए 1, x भी कितना 0, 1 से 0, x भी आपका 1, P नॉट A, P नॉट B, यहाँ वेपर प्रेशर है, इस पर मोल फ्रैक्शन। आइडियल वाला क्या ग्राफ था, देखो ये आइडियल सॉल्यूशन का था ना, आइडियल सॉल्यूशन का। अब क्योंकि PA ग्रेटर देन P नॉट A x A है, तो बताओ कि ये आपका P वाला ग्राफ हो गया ना, तो कर्व है ऊपर से जाएगा, आइडियल वाला से ऊपर। ये किसका ग्राफ हो गया, PA ग्रेटर देन P नॉट A x A का। यहाँ ग्राफ भी ऊपर, ये किसका हो गया, PB ग्रेटर देन P नॉट B x B का। यहाँ भी ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, PT ग्रेटर देन, इसको आप PA प्लस PB भी लिख सकते हैं, PA प्लस क्या PB। तो यहाँ कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो 6 पॉइंट्स इसमें दिमाग में आपको रखना है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, घट जाए, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार नेगेटिव डेविएशन को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको मिटा दें।
अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लें पॉजिटिव डिविएशन का। याद रखना चाहिए, अभी एक एग्जाम्पल शुरू में दिए थे, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल मेथेनॉल प्लस वाटर। ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बराबर पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। एथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोल्यूइन। ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स इसमें बन सकते हैं। ये जितने भी मिक्सचर है वह राउल्ट लॉ से कैसा डिविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। अब हम लोग चर्चा करेंगे निगेटिव डिविएशन पर। दूसरा नंबर है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from राउल्ट्स लॉ। देखिए इसमें पहला पॉइंट याद रखिए, ए एंड बी इंट्रैक्शन जो होगा, ठीक है ना, लेस देन ए बी इंट्रैक्शन। दूसरा नंबर पॉइंट आपका हो जाएगा डेल बी मिक्सिंग लेस देन 0। मेन रोल यही प्ले कर रहा है इंट्रैक्शन। डेल बी मिक्स है लेस देन 0 क्यों होगा, जरा गौर करिए। इसको हम बताना चाहेंगे कि सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन जो है वो बढ़ क्यों गया। आप देख रहे हैं ना कि ए बी जो इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, ए या आपका बी बी इंट्रैक्शन से। यहाँ सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे मान लो कि तुम्हारा एसीटोन प्लस एक क्लोरोफॉर्म लेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, और क्लोरोफॉर्म का CHCl3। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो होगा ऐसा कि एसीटोन मॉलिक्यूल और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। आप जानते हैं ना कि हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में यह बॉन्ड बनता है। तो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है ना, जिसको हम इंट्रैक्शन कहेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, तो वह क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है ना। देखिए कैसे, इसको आप समझिए। दो नंबर पॉइंट, टेल बी मिक्सिंग लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंपोनेंट है ए, इसका वॉल्यूम आपका V है। दूसरा कंपोनेंट है B, इसका वॉल्यूम आपका VB है। और यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है अगर आइडियल होता
तो VA प्लस किसके बराबर होता है? VB के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर पार्टिकल का डिस्टेंस, यहाँ पार्टिकल का डिस्टेंस, मान लीजिए कि दोनों जगह आपका सेम इंट्रैक्शन है, मान करके चल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन इन दोनों से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा ही डिस्टेंस अगर इसमें भी होता AB पार्टिकल के बीच में, तो निश्चित रूप से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है VA प्लस VB के बराबर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, पार्टिकल पास हो जाएंगे, पास हो गए, ठीक है ना। तो बताइए कि वॉल्यूम इसका क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना जी। अब वॉल्यूम VA प्लस VB ना होकर के ये आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं V सॉल्यूशन लेस देन क्या होगा? VA प्लस VB। तब क्या लिखा जा सकता है? V सॉल्यूशन माइनस VA प्लस VB लेस देन कितना? 0। और इसी को हम डेल V क्या कहते हैं? मिक्सिंग, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? सॉल्यूशन में जो भी इंट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, पार्टिकल पास हो जाएंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आइडियल वैल्यू से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उस स्थिति में आप चेंज निकालेंगे तो निगेटिव मिलेगा। निगेटिव का मतलब लेस देन 0। और कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं दौड़ाना है। तीसरा पॉइंट क्या था? डेल H मिक्सिंग लेस देन क्या? 0, यानी कि निगेटिव। अब सोचो कि सॉल्यूशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया, यानी कि सिस्टम थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो स्टेबल कब होगा? जब वहाँ से हीट क्या होगा? इवॉल्व होगा। तो निश्चित रूप से सिस्टम से आपका एनर्जी क्या होगा? निकला होगा। और जब एनर्जी रिलीज होगा तो एंथैल्पी का साइन जो होगा निगेटिव होगा, यानी कि लेस देन क्या होगा? 0 होगा। ये आप ऐसे समझ लें, मान लो कि AA प्लस BB से आपका AB बना, 2 मॉलिक्यूल। अब देखो, सपोज करो कि इन दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, ब्रेक करने में सेम एनर्जी 10 जूल, इसका भी 10 जूल, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसके फॉर्मेशन से आपका ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। सपोज करो कि एक AB के बनने पर 12 जूल आपका एनर्जी रिलीज हुआ, और 2 AB है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ? 24। और टोटल एब्जॉर्ब कितना हुआ? 20 जूल। तो ओवरऑल देखोगे तो 4 जूल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? इवॉल्व होगा, यानी कि यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो डेल H का साइन कैसा होगा? निगेटिव। तो निश्चित रूप से आपका डेल H मिक्स निकालोगे तो क्या हो गया? +20 या -24 -4 जूल, यानी कि लेस देन क्या है? 0। इसीलिए आपका डेल H मिक्स जो है वह 0 से क्या होगा? छोटा होगा, यानी निगेटिव होगा। क्लियर? चौथा पॉइंट, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जो है वह ग्रेटर देन होगा किससे? एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ? बढ़ गया। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा प्रत्येक कंपोनेंट का, वो आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है राउल्ट लॉ से वेपर प्रेशर, उससे कम वेपर प्रेशर क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है ना? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी of both A and B is lowered, showing lower vapor pressure than expected value from
राउल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है वो आपका कम होगा। ठीक है ना, आइडियल वेपर प्रेशर से। तो क्या लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं पी ए लेस देन क्या, पी नॉट ए से, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। अब पी टोटल जो होगा लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये ना होगा जी। सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ा, तो जो आइडियल वेपर प्रेशर है उससे क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है ना, ये आइडियल वैल्यू हो गया, ये सब आइडियल है राउल्ट लॉ के आधार पर। तो उससे कम वेपर प्रेशर आपका प्राप्त होगा, क्योंकि वेपर कम बनेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, कम वेपर बनेगा। तो स्वाभाविक है, नेचुरली वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ हो जाएगा 6 नंबर पॉइंट में, 6 से था ना, और जो भी था ग्राफ नोट कर लीजिएगा। चलिए बोलिए, पी नॉट ए पी नॉट बी इस पर मोल फ्रैक्शन, इस पर वेपर प्रेशर, एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स ए 0, एक्स बी 1, इसको मिला दीजिए तो ये तो आइडियल वाला हो गया। और बताओ कर्व है नीचे से जाएगा कि ऊपर से, तो स्वाभाविक है कि नीचे से मूव करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, पी ए लेस देन पी नॉट ए से, यहाँ भी नीचे से पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ भी नीचे से पी टी लेस देन पी ए प्लस क्या पी। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, निगेटिव डिविएशन का। अब कुछ है एग्जाम्पल्स ले लें निगेटिव डिविएशन का। पहला एग्जाम्पल तो आप देख ही लिए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। दूसरा एक काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है HNO3 प्लस H2। तीसरा HCl प्लस H2। चौथा एसिटिक एसिड प्लस है pyridine, इसका नाम क्या है जी, pyridine। मेरी बात फॉलो कर रहे हो। पांचवा में आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इस तरह से कई एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा, जो राउट लॉ को फॉलो ना करे। अब इसमें दो टाइप्स होंगे, एक पॉजिटिव डिविएशन वाला, दूसरा नेगेटिव डिविएशन वाला। अगर सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव डिविएशन, इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव डिविएशन। और कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताएंगे। अगला वीडियो का आप वेट कर लीजिए, जल्द ही आपके सामने होगा। धन्यवाद।